गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? ठंडे का मजा ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग। एक बार बता दीजिएगा, आवाज अच्छे से आ रही है? तो फिर आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग श्री प्रसाद, आका, सूफिया, पीके, उज्जवल, खुशबू। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेसिक रूप से आप लोगों का अभी तक सिलेबस तो खत्म हो गया रहता, 4-5 क्लास बिहार के रह गए थे। क्योंकि एग्जाम का शेड्यूल चेंज हो गया तो थोड़ा सा मैंने भी इसको चेंज कर दिया था, बट अभी तक आप लोगों का तो ये खत्म हो गया रहता। अगले 4 क्लास में हम लोग 4-5 क्लास में आपका ये जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए कोल्ड मॉर्निंग भी, क्योंकि बाहर काफी ठंड है। और सभी लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस की थी बिहार स्पेशल की, जिसमें स्पेशली हम लोगों ने इंट्रो पार्ट को देखा था कि बिहार का एक परिचय देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, कि बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको थोड़ा सा समझा जाए। मैप स्पेशली थोड़ा सा देखा था। तो न्यू ईयर में फर्स्ट बार मिल रहा है। हाँ, मैं भूल गया था। सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल में आपके जॉब की इच्छा पूरी हो, यही शुभकामनाएं हैं। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो बेसिक रूप से हम लोग बात कर रहे थे। तो बिहार का आपने जो क्लास किया था, बिहार ज्योग्राफी और बिहार का बेसिक पार्ट हमने किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार का इतिहास। 2 ही सेक्शन है बिहार में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक बिहार का ज्योग्राफी पूछा जाता है और दूसरा बिहार का इतिहास पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ बिहार ये पूछा जाता है। तो 2 ऐसे सेक्शन है जहां से प्रश्न काफी ज्यादा आते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सजेस्ट कीजिए सर कि कब से स्टडी को स्टार्ट रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए, कब से स्टार्ट करें, या मतलब स्टडी को तो स्टार्ट ही रखना पड़ेगा आपको। आप नहीं वेट कर सकते हैं कि हाँ एग्जाम का डेट कब आएगा या एग्जाम का डेट ये आएगा तो वेट कर रहे हैं। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट और इन सबको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते रहें। कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि अच्छा एग्जाम में अभी डिले है, एग्जाम में थोड़ा बाकी है समय, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और उसी रिलैक्स पीरियड में दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं तो वो आपसे आगे निकलते जाते हैं। तो वेट नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि मैंने पढ़ा बट वो उतना अच्छा नहीं हो पाया था, मेरा वो कमजोर रह गया था थोड़ा सा, तो यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उस सब्जेक्ट का रिवीजन करके, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना के थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, थोड़ा और तैयारी हो जाती है। तो इसलिए आप सभी को स्पेशली ये करना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हाँ एमसीक्यू इसका मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो जो ये आज का सिलेबस है वो है बिहार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार। और हिस्ट्री ऑफ बिहार में आते हैं तो जैसे इंडियन हिस्ट्री को हम लोग अगर देखें तो इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, तो इस वाले खंड में बिहार का रोल सबसे ज्यादा है। रिलेटेड इसलिए है क्योंकि बिहार का जो पाटलिपुत्रा था वो पूरे भारत की राजधानी हुआ करता था उस समय। अब उसके कारण जो है ये पूरा का पूरा जो भारतीय इतिहास है ये बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो बेसिक रूप से अगर यहां आप बिहार पढ़ लेते हैं या यहां एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो दोनों लगभग सेम ही हो जाते हैं, बिकॉज यहां पर
बिहार का इतिहास ही इंडिया का हिस्ट्री है। सेकेंड पार्ट में चलते हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री आता है, और मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम अगर पढ़ते हैं तो इस दौरान बिहार का रोल थोड़ा संक्षिप्त हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि बिहार के इतिहास का यहां पे रोल इसलिए कम हुआ क्योंकि राजधानी बिहार से निकल करके आगरा चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, फिर दिल्ली के बाद जो है आपको फतेहपुर सीकरी आप पढ़ते हैं। तो इस तरह से राजधानी क्षेत्र बिहार से निकल करके दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इस पीरियड में बिहार का रोल कम हो जाता है। तो बहुत ही सिलेबस यहां पे छोटा हो जाएगा, यहां पर सिलेबस थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम पढ़ना है क्योंकि बिहार का रोल थोड़ा कम दिखता है। फिर आते हैं थर्ड, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में राजधानी का उतना महत्व नहीं है क्योंकि राजधानी बार बार बदल रहा है, कभी सूरत में ब्रिटिश स्थापित है, तो कभी बंबई में स्थापित है, तो कभी बंगाल के कलकत्ता में स्थापित है, तो कभी दिल्ली में स्थापित है। तो ऐसे पीरियड में बार बार जो है वो ब्रिटिश का जो शासन केंद्र है वो चेंज हो रहा है। बट एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत में एक स्वतंत्रता आंदोलन चलता है पूरे भारत में देश को आजाद कराने के लिए, और चूंकि उस पीरियड में गांधी जी का जो कनेक्शन है वो बिहार से था, और गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए बिहार ने कई बार आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो यानी यहां पर बिहार हिस्ट्री में कुछ अच्छा दिखेगा आपको, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो यही सेक्शन है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे आ सकते हैं। दूसरा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो एंशिएंट है। यानी यह दो सेक्शन है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। यहां सिलेबस ही छोटा सा है, एक बार में रिवीजन हो जाएगा, पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये दो सेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट पीरियड से स्टार्ट करेंगे, जो प्राचीन बिहार का इतिहास है उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, और प्राचीन बिहार के इतिहास में क्या पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है, जो लोग बाद में जुड़े हैं। और आज हम लोग बिहार के इतिहास की चर्चा करेंगे, और बिहार के इतिहास में एंशिएंट पीरियड जो है वो थोड़ा लंबा है, और आप लोगों में से बहुत लोगों का एंशिएंट अच्छे से नहीं हो पाया था या किसी को अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे। तो हम चाहेंगे कि आज इतने अच्छे से एंशिएंट को हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करें, ताकि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया का भी नहीं पढ़ा है तो वहां से ये भी रिवीजन हो जाए। तो दो क्लास हम लोग करेंगे प्राचीन बिहार इतिहास के रिगार्डिंग, एक अभी हम लोग करेंगे और एक आज ही हम लोग जो है 12 बजे से दूसरा क्लास करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, और आज पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपके क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऐसा नहीं है, सबके क्लास का जाता होगा, हो सकता है नोटिफिकेशन साइलेंट हो या कुछ हो गया हो, बट आगे से करवा देंगे हम। शिल्पी कुमारी सर रिप्लाई, तो आज हम लोग सेकेंड क्लास भी करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस पार्ट को आज एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कैसे शुरू करनी है। चलिए आते हैं हम लोग और बिहार के इतिहास वाले पार्ट पे एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सिलेबस क्या है, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। लाइक हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे किसी भी इतिहास खंड को या किसी भी चीज को पढ़ने के दौरान अगर आपको बिहार पढ़ने का मौका मिला, शिल्पी कुमारी सर बिहार स्पेशल बुक भी लेनी है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा बुक पढ़ सकते हैं तो ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की, तो हम लोग कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है कि जब मानव ने पत्थर का यूज किया, स्टोन एज। और इस स्टोन एज का मतलब था कि मानव ने पत्थर के उपयोग की सहायता से अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम किया। और इस स्टोन एज में क्या है, बिहार में क्या स्टोन एज का रोल रहा, कहां कहां से मिला, तो ये चैप्टर है। दूसरा, इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये सब चैप्टर जो है ये हम लोग पढ़ते हैं कहां, हिस्ट्री में। थोड़ा मैं वो समझाना चाह रहा हूं, उसको थोड़ा समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वैदिक काल, वैदिक काल, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद। और महाजनपद में आपको पता है कि कितने महाजनपद थे, 16। महाजनपद के बाद जो आगे वंश बढ़ते हैं उसमें मगध का दौर आता है। और मगध के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि कुछ वंश आए थे, जिसमें शुरुआती वंश में थे, स्टार्टिंग में हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश था। नंद वंश के बाद मौर्य वंश था। तो इस तरह के कुछ डायनेस्टी आते हैं जो मगध के अंतर्गत आते हैं, और ये आपके हिस्ट्री का मेन स्ट्रीम बन जाता है और यहां से आप पढ़ते हैं। यानी स्पेशली मगध को ज्यादा फोकस किया जाता है। और फिर यहां से चीजें आगे बढ़ती है। मौर्य वंश के बाद एक दौर आता है जिसको लेटर मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्यन पीरियड। इसके अलावा लेटर मौर्यन पीरियड के बाद एक वंश आता है जिसका नाम है गुप्त वंश। और गुप्त वंश जो है वो भारत के क्षेत्र में सबसे लंबा चलने वाला एक वंश रहा, जो मौर्यों के बाद भारत को काफी संगठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के बाद अगर हम देखें तो कहते हैं हम लोग गुप्तोत्तर काल। और इसी गुप्तोत्तर काल में आपको हर्षवर्धन, लेटर गुप्ता पीरियड। और इस काल में आपको दो तीन चीजें देखने को मिलती है कि हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने को मिलता है, पाल वंश के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा साउथ इंडिया के आपको डायनेस्टी को पढ़ने को मिलता है, मौर्य वंश, चोल वंश, इसके अलावा पांडे वंश, इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश। तो ये हमारा एक चैप्टर सीक्वेंस हमें एंशिएंट हिस्ट्री में देखता है। तो आखिर हम इसको इतना क्यों देख रहे हैं? ठीक है, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमें अगर बिहार का इतिहास पढ़ना है ना, तो थोड़ा यही समझना होगा कि कहां कहां बिहार है जिसको स्पेशली हमें देखना है। हमें अगर इंडिया का हिस्ट्री नहीं पता है तो हम बिहार का हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, सिंपल सा बात यही है। तो हमें इंडिया का हिस्ट्री पता होना चाहिए, इंडिया में क्या हुआ था, तो उससे हम जोड़ सकते हैं बिहार को। अब समझिए क्या है, जैसे स्टोन एज, तो स्टोन एज में क्या हुआ था, मानव ने पत्थरों का यूज किया और उस पत्थरों के यूज से अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा बेहतर कर लिया। तो हमें बस यही चेक करना है कि मानव ने जब पत्थर का यूज किया तो इस स्टोन एज को जो 3 भाग 4 भाग में बांटा जाता है, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चाल्कोलिथिक एज, तो इस एज में बिहार है कहां, यानी इस सब में बिहार में क्या हुआ था, इसको हमें जानना है। सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नॉर्थ ईस्ट रीजन में था, यानी उत्तर पश्चिमी भाग में सप्त सैंधव क्षेत्र में सिंधु नदी के पास था। नतीजा क्या होगा, बिहार में क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसका लोकेशन नहीं था ऐसा। तो यानी ये हमें बिहार के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। ये पता होना चाहिए कि कौन सा बिहार के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा और कौन सा नहीं पढ़ने को मिलेगा। फिर दूसरा आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल का भी जो क्षेत्र है वो सप्त सैंधव प्रदेश ही था। तो वैदिक काल के बारे में भी बिहार में नहीं के बराबर पढ़ने को मिलेगा। तो क्या मिलेगा भाई? तो वैदिक काल के दौरान 2 पीरियड थे, एक ऋग वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक, जिसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं।
तो लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के दौरान बिहार की चर्चा जरूर मिलती है। हालांकि वैदिक पीरियड का विकास या विस्तार बिहार में नहीं था, लेकिन चूंकि इस दौरान लेटर वैदिक पीरियड के दौरान कुछ साहित्य लिखे जा रहे थे, कुछ किताबें लिखी जा रही थी, जिसे वेद लिखे जा रहे थे, उपनिषद लिखे जा रहे थे, आरण्यक लिखे जा रहे थे, ब्राह्मण लिखे जा रहे थे, तो उन ग्रंथों में जो वैदिक पीरियड के ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण ग्रंथ जिसको कहते हैं। तो सतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार के क्षेत्र की चर्चा मिलती है कि बिहार, यानी बिहार शब्द तो नहीं मिलता है, वहां मिलता है विदेह शब्द। और विदेह उत्तर बिहार के जो मिथिला रीजन है और तिरहुत रीजन है, उसको विदेह कहा गया है। तो पहली बार बिहार का हिस्टोरिकल जो वर्णन है वो सबसे एंशिएंट टाइम पीरियड में किस किताब में मिलती है? तो सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। लगभग 800 ईसा पूर्व के समय में लिखी गई इस किताब में ये चर्चा मिलती है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर बिहार का एक संक्षिप्त सा रोल मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम यहां पर हिस्ट्री इंडिया की है, बिहार की नहीं है। तो फिर ये हमको नहीं पढ़ना है, यानी कम पढ़ना है। तो हम कैसे चीजों को ठीक कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हमें मिलता है महाजनपद काल। अब महाजनपद काल क्या हुआ कि हमको स्टार्टिंग में ये पता चल रहा था, थोड़ा सा मैप में ही देख लेते हैं। अगर हम भारतीय क्षेत्र में देखें तो अभी हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, ये माना जाता है कि इस इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ये और लगभग इसी कालखंड में, इसी क्षेत्र में वैदिक क्षेत्र भी विस्तार था। लेकिन बाद में ये क्षेत्र बढ़ करके ये फैलते हैं और भारत के अलग अलग भागों में 16 महाजनपद के रूप में बिखर जाते हैं। और इसी क्रम में बिहार के क्षेत्र में भी महाजनपद का निर्माण हो जाता है। और हमें यहां पर पता चलता है कि बिहार में 3 महाजनपद हैं। एक यहां मगध है, यहां वज्जी संघ है और यहां अंग है। और इस तरह से इस महाजनपद में 3 जो है वो कहां से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। तो ये 3 हमारे लिए स्पेशल हो जाते हैं। यानी 16 तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन उसमें हमें सबसे स्पेशल कौन मिल जाता है? बिहार मिल जाता है। बिहार के 3 महाजनपद मिल जाते हैं। तो यहां पर सिलेबस में हमारा ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आता है कि अगर ये 3 है तो इस 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो मगध है। और मगध जो है वो 16 का एक शासक बनकर के उभरता है और 16 के 16 राज्यों को मिला करके वो अकेला राज्य बन जाता है। और इस तरह से स्टार्ट होता है किसका? मगध का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। और जब मगध का इतिहास स्टार्ट होता है तो उसमें आने वाले डायनेस्टी द्वारा भारत के अलग अलग भागों को जीत करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जाता है। उसके इतिहास की शुरुआत होती है और ये सभी वंश बिहार से जुड़े हैं, इसलिए ये इंडियन हिस्ट्री भी है और बिहार हिस्ट्री भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये मगध का हिस्ट्री। एंड देन उसके बाद मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य खत्म हो गए तो क्या हुआ? गुप्त, ये भी बिहार में इनकी राजधानी थी। गुप्तोत्तर काल में धीरे धीरे बिहार से राजधानी शिफ्ट होने लगी। एक स्पेशली बिहार में जो राजधानी रहा वो पाला डायनेस्टी, यानी पाल काल जो जिसको कहते हैं, वो बिहार में देखने को मिलता है। तो यही पूरा जो पैटर्न है, यही जो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है, इसी को हम लोग स्पेशली देखते हैं। किसमें? ये देखते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्रम में, बिहार के इतिहास के क्रम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो स्टोन एज में क्या हुआ था, वैदिक पीरियड में बिहार में क्या हुआ था, महाजनपद पीरियड में क्या हुआ था, मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड में बिहार में क्या हुआ था, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म में बिहार में क्या हुआ था, और लास्ट पाला डायनेस्टी जो बिहार से रिलेटेड है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग थोड़ा सा बिहार का एक परिचय जानने का प्रयास करते हैं।
तो बिहार का परिचय या बिहार के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज रहे, कैसे बिहार के इतिहास को हमने जाना, कैसे बिहार के इतिहास के बारे में हमने जानकारी निकाली। तो इतिहास को जानने के दो सोर्सेज हैं। एक, जब हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज मिलते हैं जो पुराने जमाने के हैं और वो हमें उत्खनन द्वारा यानी खुदाई द्वारा मिलता है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक सोर्स। जैसे उदाहरण के लिए कोई पुराना भवन मिल गया, जैसे उदाहरण के लिए पुराने जमाने के हथियार मिल गए, जैसे पुराने जमाने के सिक्के मिल गए, और इनके सहारे हम इतिहास को लिखने की शुरुआत करते हैं। तो बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह मिले हैं जहां से पुराने चीजों की जानकारी मिली है। इसके अलावा बहुत सारा अभिलेख, पिलर मिला है। बिहार से आप जाते हैं तो बिहार के पटना के कुम्भरार से मौर्यन डायनेस्टी के भवन के अंश मिले हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग पीरियड में जो बिहार में हिस्ट्री था उसके बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जिसके माध्यम से बिहार के बारे में स्टडी शुरू होती है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरा जो सोर्स है वो है साहित्यिक। साहित्यिक सोर्स का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे साहित्य जिसमें बिहार के बारे में लिखा गया हो। तो बिहार के बारे में एंशिएंट पीरियड में तो बहुत लिखा गया। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि एंशिएंट पीरियड में भारत की राजधानी ही बिहार की पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्रा राजधानी होने के कारण जितने भी पाटलिपुत्रा के साहित्य थे तो उसमें निश्चित रूप से चर्चा होती थी। कहीं भी कोई साहित्य लिखा जा रहा है तो उसमें पाटलिपुत्रा की चर्चा जरूर होगी, बिकॉज वो कैपिटल है। कैपिटल का भूमिका हमेशा ज्यादा होता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका महत्व ज्यादा होता है। और यहीं पर हम पढ़ते हैं कि जब बिहार की चर्चा होती है तो बिहार का सबसे पहला जो सोर्स निकल करके आता है, बिहार के बारे में सबसे पहली बार चर्चा निकल करके आती है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में निकल के आती है। तो दोनों सोर्सेस से बिहार के इतिहास को तैयार किया गया। अब आते हैं चैप्टर्स की ओर कि जो हमारे चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को हम देखते हैं थोड़ा सा। जैसे पाषाण काल, तो पाषाण काल क्या है थोड़ा समझते हैं इसको। तो पाषाण काल है बेसिकली स्टोन एज, इसको कहते हैं। ये मानव द्वारा पत्थर के उपयोग का काल माना जाता है। मानव के बारे में कहा जाता है कि मानव थोड़ा सा जो है शुरू में उतना समझदार नहीं था, तो उसने बड़े बड़े पत्थर को उपयोग किया। इसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज कहा जाता है कि इस पीरियड में मानव ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसका यूज करना शुरू कर दिया। इस तरह का गोल पत्थर होता था, तो इस गोल पत्थर को लेकर के और वो इससे तोड़ने का, फोड़ने का जो काम हो सकता था इसको करते थे, और इसको कहा जाता था पेबुल। फिर मानव ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इस पेबुल में क्या किया, एक हिस्सा इस तरह से काट दिया और इसको तोड़ करके हटा दिया, तो इसको नाम दिया चॉपर। फिर उसने थोड़ा और दिमाग लगाया, इधर वाला भी काट के हटा दिया और इधर वाला भी काट के हटा दिया, और इस तरह से एक निकल करके आया चॉपिंग। तो इसको कहा जाता है पेलियोलिथिक एज को पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति। तो ये पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति क्या है, तो मानव ने बड़े पत्थरों का जब यूटिलाइजेशन किया था, अच्छे से उसको यूज करना थोड़ा शुरू किया था, तो उसको कहते हैं। और बाद में इसी का विकास मानव ने थोड़ा ज्यादा अच्छे ढंग से कर लिया, पत्थरों को थोड़ा और अपने हिसाब से सजा लिया। तो सजाने का नतीजा क्या निकला कि मानव ने कुछ ऐसे पत्थर के नुकीले हथियार बना लिए, इसको नाम दिया गया हैंड एक्स। ये मानव ने बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने पत्थर का यूज करना शुरू किया तो उन्होंने सीखा कि हाथ से कुल्हाड़ी पीछे से पकड़ करके आगे से काटने और छेदने वाला आकार बना लेते हैं, तो इसको कहा जाता है हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति। और इस तरह से ये पेलियोलिथिक एज हुआ। अब ये पेलियोलिथिक एज हम लोग इंडिया में क्या पढ़ते हैं, तो इंडिया में पढ़ते हैं कि सर जो नॉर्थ इंडिया का सबसे ऊपरी भाग है सिंधु घाटी, वहां पर एक नदी घाटी है सोहन नदी घाटी। उसी सोहन नदी घाटी के किनारे सबसे पहला पेबुल संस्कृति का एग्जाम्पल मिलता है, यानी पेलियोलिथिक एज का एग्जाम्पल मिलता है।
फिर पढ़ते हैं कि अच्छा हैंड एक्स का कहां एग्जाम्पल मिला, तो मद्रास के क्षेत्र में दक्षिण भारत में हैंड एक्स का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है। नर्मदा घाटी में आखिर क्या मिला, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नर्मदा घाटी में सबसे पुराने मानव के खोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, यानी इस पेलियोलिथिक एज टाइम के मानव के हड्डी के अवशेष कहां से मिले हैं, तो वो नर्मदा घाटी से मिले हैं। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए। नॉर्थ में क्या मिला, नॉर्थ में मिला पत्थर बड़ा वाला, साउथ में मद्रास में क्या मिला, हैंडेक्स का पत्थर, और मानव कंकालों का पहला प्रमाण कहां मिला, तो वो मिला हमें कहां, नर्मदा घाटी में। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, तो यही मानव, चूंकि इनको पत्थर चाहिए, पत्थर क्यों चाहिए भाई, तो पत्थर चाहिए इसलिए क्योंकि पत्थर से इनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता था, शिकार करना, पशुओं को चीरना फाड़ना आसान होता था, आग जलाना ये सब इनके दिनचर्या का पार्ट होता था। तो इसलिए इनको जरूरत पड़ती थी किसकी, इनको जरूरत पड़ती थी इसी तरह के पत्थरों की। अब बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में पत्थर मिलेंगे कहां, जिधर पत्थर मिलेगा मानव का सबसे शुरुआती प्रमाण वही मिलेगा। अगर पत्थर मिलेगा दक्षिण में तो प्रमाण मिलेंगे दक्षिण में। अब सोचिए यहां पर नाम मात्र का एक हिमालयन श्रृंखला का हिस्सा बिहार में है, जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं, या कह सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, यानी जो हिमालयन रेंज है उसका शिवालिक श्रेणी का हिस्सा यहां बिहार के इस पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में। तो ये क्या है कि थोड़ा ऊंचा टीला है, पत्थर है, लेकिन ठोस पहाड़ नहीं है। ठोस इसलिए नहीं है क्योंकि शिवालिक के ये अवशेष है, मिट्टी है, पत्थर है, और वो ऊंचा टीला बना हुआ है, यानी एकदम ठोस पहाड़ नहीं है कि गुफा बना सके। साउथ में क्या है, साउथ में यहां पर मिलता है जिसको कहते हैं विंध्य पहाड़, विंध्य पर्वत, और यहां से लेकर के यहां तक जो मिलता है इसको कहते हैं धारवार, धारवार पहाड़। तो इस तीनों में भारत में सबसे पुराना ये है, पहला नंबर किसका आएगा, धारवार का, दूसरा पुराना विंध्य, और सबसे नया कौन है, तो शिवालिक। अब यहां पे पत्थर मिल रहे हैं क्योंकि यहां पे पठार है, राजगीर गए होंगे तो आपने देखा होगा, मुंगेर गए होंगे तो आपने देखा होगा, गया गए होंगे तो आपने देखा होगा, बांका गए होंगे तो आप देखे होंगे। तो ये जो धारवार रेंज है ये धारवार रेंज के पठार है। तो अब पूछा जाता है कि बिहार में जो पेलियोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज है उसके प्रमाण कहां से मिले हैं, तो कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे, राजगीर नालंदा से मिला है, कहां से मिला है, तो मुंगेर से मिला है। क्यों मिला है भाई, तो रीजन साफ है कि यहां पर पत्थर थे, पुराने पत्थर थे, ठोस पत्थर थे, छोटी छोटी गुफाएं थी जिनका यूज मानव रहने के लिए कर सकता था, और उस पत्थर का यूज अपने शिकार के लिए कर सकता था। और शिकार कहां मिलेगा, इसी पहाड़ी जंगलों में रहने वाले जानवरों का शिकार। अब ये मैदानी इलाकों में पेलियोलिथिक क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैदानी इलाके में पत्थर नहीं है, मैदानी इलाके में जंगल नहीं है, तो मैदानी इलाके में जानवर भी कम मिलेंगे, उनका शिकार करना भी कठिन होगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग के बिहार में यहीं से प्रमाण मिलते हैं। तो पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक दोनों के प्रमाण यहीं से मिले। बाद में क्या हुआ कि मानव ने नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल में प्रवेश किया, और नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो नियोलिथिक जब एज आता है, नवपाषाण काल का समय आता है, तो मानव ने दो तीन चीजें सीख ली। एक क्या सीख लिया, कृषि एग्रीकल्चर, एक क्या बनाना सीख लिया, पहिया, यानी अब बैलगाड़ी वगैरह का वो इस्तेमाल करने लगे। पशुपालन वो अच्छे से करना सीख गए, हालांकि पशुपालन का सबसे इनिशियल प्रमाण मीजोलिथिक में मिलता है, मध्य पाषाण में, ठीक है, यहां पे ज्यादा अच्छे से सीख लिया। और जब कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो वो बस्ती बना करके रहना सीख गए, क्योंकि कृषि करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि अगर आप कहीं पे खेत बना करके कुछ फसल बोए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप बो दिए और चले गए और एक साल बाद आ रहे हैं तो आपका फसल तैयार रहेगा, नहीं, आपको वहां रह करके उसको सुरक्षा देनी होगी, उसको बचाना होगा जानवरों से, मौसम से, और फिर वो फसल उपजेगा और फिर उसको समय से काटना होगा। तो यानी कृषि को बचाने के लिए मानव ने एक ही जगह रहने का निर्णय लिया, और जब एक जगह रहने का निर्णय लेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, बस्ती बसने लगी।
तो मानव ने इस नियोलिथिक एज में इस तरह से सीखा। अब अगर इस पीरियड में इस तरह से काम करना जैसे ही शुरू किया तो ये चीजें मैदानी इलाकों में हो सकती थी। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि मध्य क्षेत्र से थोड़ा ऊपर जो सारण का क्षेत्र है, उस सारण के क्षेत्र में चिरांद जगह है, वहां से नियोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण मिला है। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये भी आई है आपके क्वेश्चन का कि बिहार में सबसे प्रमुख जो नियोलिथिक एज का प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है? तो सारण के चिरांद से मिला है। क्या क्या मिला है यहां से? तो यहां से हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी के उपकरण का मतलब यह है कि पत्थर का उपकरण तो मिला ही, साथ ही साथ मानव हड्डी से औजार बना करके काम करना सीख चुका था, इसका प्रमाण मिला है। तो ये सारी चीजें यहां से निकल के आती है। तो अब यहीं से आपको समझना है। और फिर मानव ने एक नया चालाकी किया कि उसने पत्थर को तो यूज करना सीख ही लिया था, उसको एक धातु मिल गया जिसका नाम है तांबा। तो पत्थर और तांबा दोनों मिल गए, तो मानव ने पत्थर का भी उपयोग किया और तांबा का उपयोग किया, क्योंकि तांबा थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसके कारण उसने पत्थर के साथ साथ तांबे को भी एक हथियार के रूप में यूज करना शुरू किया। और इसके कारण इसको कहा गया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब यह हुआ कि तांबा और पत्थर दोनों, और इसको इंग्लिश में कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज। तो ये भी पूरे भारत में अलग अलग जगह में मिले हैं। जैसे जारवा संस्कृति बहुत फेमस रहा है, मालवा संस्कृति बहुत फेमस रहा है। बिहार में जहां जहां नियोलिथिक जगह था वहां से तांबा का भी प्रमाण बाद में मिला है। तो वो बिहार में चाल्कोलिथिक एज का भी एग्जाम्पल देता है। तो आइए थोड़ा इसी एग्जाम्पल को समझते हैं कि बिहार में कहां से क्या मिला है, ताकि जो क्वेश्चन है वो हमें याद रह सके, ध्यान रख सके। तो सबसे पहले आते हैं पूरा पाषाण काल। तो मानव ने इस पीरियड में जो है वो क्या सीखा? तो हंटिंग सीखा, और एक हंटर के रूप में वो काम करता था। फूड गैदरिंग उसका एक जीवन का इनिशियल पार्ट होता था। दक्षिण बिहार के क्षेत्र में मुंगेर और नालंदा वो जगह रहे हैं जहां से इसके एग्जाम्पल मिले हैं। कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये सब पत्थर के बने हुए मिले हैं, जो स्पेशली मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं। ये लगभग जो अवशेष मिले हैं ये 1 लाख BC का है, यानी 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास का ये एग्जाम्पल बिहार से मिला है। पूरा पाषाण के बाद दूसरा पीरियड आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने आखेट, यानी ये जो शिकार करने का, जो हंटिंग का जो उनका काम था, ये उन्होंने किया। खाद्य संग्राहक, फूड गैदरिंग करने का जो उनका काम था, ये भी उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने एक नया चीज शुरू कर दिया, वो था कि पशुपालन। ये पहली बार मध्य पाषाण में मानव ने शुरू किया था। और इसका जो एग्जाम्पल वगैरह मिला है वो होशंगाबाद वगैरह से इसके एग्जाम्पल मिले हैं। और मानव ने जो सबसे पहला पशु जो अपनी सहायता के लिए पालतू बनाया था उसका नाम था कुत्ता। क्यों बनाया था? रीजन साफ था कि इसलिए बनाया था बिकॉज उनको हंटिंग में, यानी शिकार करने में कुत्ता जो है वो मदद कर सकता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको बनाया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर के पास से ही ये तेज धार वाले कुछ एग्जाम्पल मिले हैं। तो यानी नालंदा, मुंगेर में ही आपको पेलियोलिथिक के एग्जाम्पल भी मिले हैं और नियोलिथिक के भी एग्जाम्पल मिले हैं। और ये लगभग जो है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास के एग्जाम्पल बिहार से मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं नवपाषाण काल। मानव ने नवपाषाण काल का दौर शुरू किया। इस काल में मानव ने खाद्य उत्पादक, यानी धीरे धीरे वो जो फूड गैदरिंग का उनका काम था, अब वो फूड प्रोडक्शन करने की ओर बढ़ पड़े और फूड प्रोड्यूसर के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और इसके कारण इस पीरियड में क्या क्या शुरू हो गया? तो उन्होंने कृषि का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके साथ साथ पशुपालन को थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि अब तक से केवल कुत्तों को पालतू बनाया जाता था, अब इन्होंने बैल और अन्य जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने क्या कर दिया? तो पहिया का आविष्कार किया। इन सब को काम को करते हुए उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने बस्ती का आविष्कार किया, यानी एक समाज बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह से
थोड़ा सोसाइटी का विकास जो है वो किस पीरियड में शुरू होता है, तो नवपाषाण काल में शुरू होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो नवपाषाण काल में अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए। एग्जाम्पल के तौर पे ये 3-4 एग्जाम्पल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, यहां से हड्डी के औजार मिले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। चेचर वैशाली में पड़ता है, यहां से कुछ पत्थर के औजार मिले हैं। मनेर जो पटना में पड़ता है, सनुआर जो रोहतास में पड़ता है, ये कुछ फेमस जगह है जहां से पत्थर और हड्डियों से जुड़े हुए औजार बिहार से मिले हैं, यानी स्टोन एंड बोन टूल्स मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई के गुफा से कुछ चित्र भी मिले हैं, जैसे भीमबेटका में आप पढ़ते हैं कि गुफा चित्र मिले हैं, उसी तरह से बिहार में यहां पर कुछ चित्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ मानव गुफाओं में भी निवास करते थे। ये जो अवशेष मिले हैं ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास है, यानी जिस पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हो रही होती है, लगभग, क्योंकि अब 2350-2300 आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल, जस्ट उसके पहले उसी पीरियड में ये नवपाषाण काल 100-150 साल पहले बिहार के क्षेत्र में चल रहा था। तो कभी कोई डेट अगर याद ना रहता हो तो दूसरे डेट से कंपैरिजन करें, दूसरे डेट से तुलना करें और ये याद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आते हैं कि मानव ने पत्थर के साथ तांबा का यूज शुरू किया और इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं, इसको कॉपर स्टोन एज कहते हैं, इसको एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था तो याद रखिएगा, चालको लिथिक एज भी कहते हैं। पूछ लिया था कि चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण काल को ही चालकोलिथिक एज कहा जाता है। चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनुआर, यानी जो आपको नवपाषाण काल के स्थल थे वहीं से पहली बार पत्थर और तांबे के उपकरण के एग्जाम्पल मिले हैं। ये लगभग बिहार में 1000 ईसा पूर्व के, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद बिहार में ताम्रपाषाण का एग्जाम्पल मिला है, तो थोड़ा उससे तुलना करेंगे। तो यहां से स्पेशली पूछा जा सकता है किस पीरियड में किस तरह का नेचर था, वर्क नेचर, कौन क्या करता था, और दूसरा यह है कि कहां कहां से एग्जाम्पल मिले हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, तो ये 4 जो टाइप के आपके पाषाण काल है, वो चारों टाइप के पाषाण काल क्या है, उस पीरियड में मानव क्या करते थे, कहां कहां से बिहार में इसके एग्जाम्पल मिले हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रक्रम में। इसके बाद चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमें पढ़ना नहीं है, तो हमारे लिए सीधे बिहार में क्या आता है, वैदिक सभ्यता। और वैदिक पार्ट जैसे ही पढ़ते हैं तो 2 पार्ट में वैदिक जो है वो डिवाइड है। कौन कौन सा, तो एक को कहते हैं ऋग वैदिक या इसको वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा जो है वो कहलाता है लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांटा जाता है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल जो है इसको कहा जाता है कि 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। तो ये 2 पीरियड में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। और ये जो डिवीजन है वैदिक पीरियड का, इस डिवीजन के बाद जो ये पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल के सभ्यता का विस्तार मैंने बताया कि बिहार के क्षेत्र में था ही नहीं, और इस काल में मानव ने सिर्फ मंत्र उच्चारण सीखा था, यानी बहुत ही धार्मिक काल था ये। और इस पीरियड में मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था उतना, मानव सिर्फ मंत्रों को बोलता था, मंत्रों को बताता था, मंत्रों को पढ़ के सुनाता था, एक से दूसरे के पास ये ज्ञान ट्रांसफर होता था सुन सुन के, यानी हम बोल रहे हैं उससे सुन के उसको, हम बोल रहे हैं हमसे सुन के उनको, यानी एक जनरेशन टू जनरेशन मंत्रों का, वैदिक ज्ञान का विस्तार हो रहा था। तो चूंकि बिहार के क्षेत्र में ये थे नहीं, तो बाद में जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, मानव ने लिखना सीखा और संस्कृत को लिखना सीखा, संस्कृत व्याकरण वगैरह है। और इस दौरान संस्कृत के क्रम में जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया वेद। वेद भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, और वेद में सबसे पहले क्या लिखा गया, ऋग्वेद।
और ऋग्वेद में जिस काल की चर्चा की गई वो पीछे का बताया गया कि ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता है। तो इतिहासकारों ने क्या समझा कि अच्छा, ऋग्वेद जो है वो किस पीरियड को दिखा रहा है, इस पीरियड के घटनाओं की चर्चा किस में मिलेगी, ऋग्वेद में मिलेगी। इसीलिए इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। देन उसके बाद ऋग्वेद के बाद बाकी वेद लिखे गए। एग्जाम्पल के तौर पे यजुर्वेद लिखे गए, सामवेद लिखे गए और अथर्ववेद लिखे गए। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। जब वेद लिख दिए गए तो वेद बहुत ही वास्ट थे, बहुत ही कठिन था, सबको पढ़ना नहीं आता था, सब उस वेद को नहीं समझ सकते थे। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई ताकि उसको पढ़ के वेद को समझा जा सके। और उसी ब्राह्मण ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये लिखा गया लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास की ये रचना है। ये 800 बीसी के आसपास में, यानी साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान इसको लिखा गया था। और जब इसको लिखा गया तो उसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा हो रही थी और उसी चर्चा में उन्होंने कहा कि पूरब के क्षेत्र में एक विदेह है और विदेह शब्द के रूप में जो बिहार का तिरहुत और मिथिला क्षेत्र है इसकी चर्चा हुई। और इसी आधार पर क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार का सबसे पहला ऐतिहासिक साहित्यिक जो वर्णन है वो कहां मिलता है, तो कहां मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलेगा, ऐसा तो है ना कि बहुत ज्यादा, तो उस क्षेत्र की चर्चा मिलेगी, वहां के स्थानीय चीजों के बारे में बताया गया है। और बहुत डिटेल नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका नाम ही सिर्फ यूज किया गया है। तो कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बिहार के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया, तो विदेह का प्रयोग किया गया। बाद में ऋग्वेद में भी कुछ शब्द देखने को मिले, कीकट शब्द, व्रात्य शब्द, और इतिहासकारों ने कहा कि ये शब्द भी बिहार के ही क्षेत्र को जोड़ने का या बिहार के क्षेत्र को ही बताने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से बिहार का वर्णन सबसे पहली बार मिला किसमें, ये मिला भौगोलिक रूप से उत्तर वैदिक काल के गठित ग्रंथों में। अब इसके बाद क्या हुआ, तो भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र थे उस भौगोलिक क्षेत्र का थोड़ा विस्तार शुरू हुआ और इस विस्तार के कारण भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस भौगोलिक क्षेत्र के कारण भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि पहले हम देखते हैं कि यह जो वैदिक पीरियड था ये यहां पर चल रहा था, इस इलाके में। ये पूर्व वैदिक काल का या ऋग वैदिक काल का समय बता रहा हूं मैं। पूर्व वैदिक में यहां पे थे। उत्तर वैदिक में थोड़ा सा ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घसकते हैं और यूपी तक चले जाते हैं। ये यहां तक पहुंच गए, किसमें, उत्तर वैदिक में। और उत्तर वैदिक के खत्म होते होते ये इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में ये फैलने लगते हैं। और जब अलग अलग क्षेत्रों में फैलते हैं तो ये बन जाता है महाजनपद। ये महाजनपद का काल बनता है। और महाजनपद में ये जो टोटल जो क्षेत्र था, अब ये राजतंत्र का दौर आ गया था। हर इलाके में अलग अलग राजा जो है वो शासन करने लगे और इस तरह से टोटल 16 महाजनपद यानी 16 राज्य स्थापित होते हैं। और इसी 16 राज्य में से 3 राज्य जो है वो बिहार से संबंधित थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में अगर हम लोग आते हैं तो बिहार में 3 महाजनपद कौन थे, तो बीच से मध्य से गंगा नदी प्रवाहित होती थी। तो गंगा नदी के ऊपर का भाग जो तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र है, यह वज्जी संघ के रूप में जाना जाता था। संघ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टोटल 8 छोटे छोटे कह सकते हैं कि जन थे। जन मतलब यहां हो गया छोटे छोटे राजनीतिक समूह, और 8 जनों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया था और उसका नाम पड़ गया था वज्जी संघ यानी ग्रुप, वज्जी ग्रुप। और इसको अगर हम लोग कहें तो दक्षिण भारत में यहां पर जो मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है ये कहलाता था
अंग महाजनपद, और जो गया से लेकर के पटना तक का जो क्षेत्र था यह कहलाता था मगध महाजनपद। और इस तरह से 3 महाजनपद जो है वो बिहार के क्षेत्र में हुए, जो आपके बिहार के सिलेबस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी तीनों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और 16 को भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो महाजनपद क्या है? तो महाजनपद यह है कि जो 6th सेंचुरी बीसी था, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक राजनीतिक रूप से बहुत तेजी से नए नए राज्यों का विकास होना शुरू हुआ, और उसी क्रम में, यानी राज्यों के विकास के क्रम में बड़े संख्या में राज्य बने, और उनकी टोटल संख्या कितनी थी? 16। ये 16 हमें कहां से मिलता है? तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय आ चुके थे, तो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में यह बताया गया है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। हालांकि 2 नाम ऐसे हैं जो इन दोनों का आपस में मैच नहीं करता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र का, लेकिन काउंटिंग मैच करता है कि नहीं 16 ही थे। हालांकि पुराण वगैरह कहते हैं कि नहीं 250 के आसपास छोटे छोटे राज्य थे, तो इसीलिए 250 वाले को छोड़ दिया गया, 16 वाले को महत्व दिया जाता है। और यही कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 16 ही महाजनपद थे। इस बात का चर्चा कहां से मिलता है, कहां से इसका ऑथेंटिक प्रमाण मिलता है? तो बौद्ध जो कह सकते हैं कि साहित्य था उसमें अंगुत्तर निकाय का नाम आता है, और जैन जो टेक्स्ट था उसमें भगवती सूत्र का नाम आता है। तो ये 16 महाजनपद, 16 महाजनपद देखें तो यह भारत के अफगानिस्तान क्षेत्र से शुरू होकर के दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। अब इसको थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहां पर थोड़ा याद रखना बहुत आसान है। भारत के बाहर, यानी आज के समय में जो हमारे लिए विदेश हो गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां से 2 महाजनपद मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से हमें 8 महाजनपद के प्रमाण मिले हैं। बिहार से उसके बाद सबसे ज्यादा 3 महाजनपद के प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश से अवंती के रूप में 1 महाजनपद का प्रमाण मिला है। राजस्थान से मध्य क्षेत्र के रूप में 1 महाजनपद का प्रमाण मिला है, और साउथ इंडिया से यानी दक्षिण भारत से 1 महाजनपद का प्रमाण मिला है। और इस तरह से 8 और 2 10, 3 13 और 1 1 1 यानी 16 महाजनपद के प्रमाण हमें मिले हैं। और ये भारत में महाजनपदों के विस्तार को दर्शाता है। थोड़ा अगर इसको हम लोग लेके चले तो ये कौन कौन से महाजनपद थे? तो बिहार के 3 महाजनपद कौन कौन थे? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज, जो बाद में राजगृह के नाम से जाना गया। दूसरा जो बिहार में था वो अंग था। अंग की बात करें तो इनकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। यह जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, बांका का क्षेत्र है, यह इसी अंग के रूप में जाना जाता था। तीसरा बिहार में जो था वो उत्तर भारत में वज्जी संघ था। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। जो उस वज्जी संघ का एक जन था लिच्छवी, उसकी भी राजधानी वैशाली ही हुआ करती थी। तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 बिहार वाला आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब आते हैं 8 यूपी वाले। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। मल वही क्षेत्र था जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो कुशीनगर में इनकी राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशांबी थी। कुरु जो कि लगभग दिल्ली के पास था, अभी जिसको हम लोग यूपी में ही काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली तक फैला हुआ था। इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी थी, मेरठ से लेकर के दिल्ली तक का क्षेत्र। पांचाल की बात करें तो अही छत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी, बरेली के आसपास यूपी में। सूरसेन जो था ये मथुरा इसकी राजधानी हुआ करती थी। आधुनिक जो यूपी का मथुरा क्षेत्र है वो इनकी राजधानी हुआ करते थे। चेदी की राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी। यह भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर वाला हिस्सा है उस क्षेत्र में था। पूरी तरह से मध्य प्रदेश में एक ही महाजनपद था, अवंती, और उसकी राजधानी उज्जैन थी। 2 राजधानी थी, एक उज्जैन और दूसरा
महिष्मति। यही महिष्मति साम्राज्य जो आप बाहुबली में सुनते हैं वो इसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट जो है मत्स्य। मत्स्य नाम से याद रखेंगे, मत्स्य मतलब मछली, और मछली वहां है जहां पानी नहीं है, राजस्थान। तो विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी और इसका जो केंद्र है वो क्या है, राजस्थान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्मक एकमात्र महाजनपद जिसकी राजधानी दक्षिण भारत में थी, पोतन या पोटली इसकी राजधानी हुआ करती थी। और दो जो भारत के बाहर थे उसका नाम था गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर कहा जाता था। और इस तरह से यह जो 16 महाजनपद है यह भारत के मुख्य भागों में फैला हुआ था। दक्षिण भारत में एकमात्र जो राज्य था अस्मक, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में राज्य, उसका राजधानी और उसका क्षेत्र विशेष कि अभी वो कहां पर दिखाई देगा या किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा इस वाले पार्ट पे आते हैं कि बिहार में हमारा क्या, चूंकि हमारा ये सिलेबस बिहार से रिलेटेड है तो इसलिए हम सारे 16 महाजनपद को नहीं पढ़ेंगे, हम बिहार वाले महाजनपद को ज्यादा फोकस करेंगे। तो बिहार वाले महाजनपद को फोकस करें तो 16 में से कितने महाजनपद बिहार में थे, 3। वज्जी संघ जो था, ये वज्जी संघ का अगर भौगोलिक क्षेत्र देखें तो उत्तर बिहार का जो वैशाली, मुजफ्फरपुर, मिथिला क्षेत्र था, यह वज्जी संघ के अंतर्गत आता था, ठीक है। मगध की बात करें तो मगध जो है वो दक्षिण बिहार में था, पटना, गया से लेकर नालंदा वगैरह का क्षेत्र जो है वो इसी के अंतर्गत आता था। अंग की बात करें तो अंग महाजनपद जो है यह भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में इसका विस्तार था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो भारतीय क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र में ये तीनों महाजनपद कहां थे वो देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो महाजनपद थे इनसे क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो वज्जी संघ, तो पहले बात तो यहां पे संघ वर्ड का यूज किया गया है, यानी ग्रुप का यूज किया गया है। तो वज्जी संघ टोटल 8 जनों को मिलाकर के बनाया गया था, यानी इसमें 8 जन। ये जन क्या होते हैं भाई, तो जन जो है एक प्रकार से हमारा राजनीतिक क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता था कि छोटा राज्य जन कहलाता था, उससे थोड़ा बड़ा होता था तो जनपद कहलाता था, और उससे भी बड़ा हो गया तो महाजनपद कहलाया। और यही महाजनपद हम लोग पढ़ रहे हैं। और महाजनपद को मिला करके एक और बड़ा बना लिया गया तो उसको साम्राज्य कहलाया। जैसे साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्यों ने सारे जनों को मिलाकर के एक बड़ा सा साम्राज्य बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जन थे ये बेसिकली क्या थे, ये जन जो थे वो एक राजनीतिक पार्ट को दर्शाते थे, ठीक है। आइए इसमें, तो ये 8 जो जन थे ये कौन कौन थे, तो इसमें एक तो पहला वज्जी नाम है तो वज्जी से ही नाम से जन था। दूसरा लिच्छवी जन था। तीसरा ज्ञात्रिक कुल, ये वही ज्ञात्रिक कुल है जो आप पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे, तो महावीर जो थे वो ज्ञात्रिक से। चौथा विदेह, ये वही विदेह है जिसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उग्र, भोग, कुरु, ये वो कुरु नहीं है जो दिल्ली के पास था, ये बिहार का कुरु है। और लास्ट है इक्ष्वाकु। तो इस तरह से ये 8 वंश मिल करके बिहार में एक वज्जी संघ का निर्माण करते हैं। इसमें 2 जो संघ के जो सदस्य थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वज्जी और लिच्छवी, ये सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे प्रसिद्ध इसमें कौन था, तो लिच्छवी था। लिच्छवी इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और इसी वैशाली को पूरा वज्जी का राजधानी भी माना जाता था। तो इस कारण से ये वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है कि वज्जी संघ की राजधानी कहां थी। अब चूंकि यहां वज्जी संघ था तो क्या होता था
कि संघ की बैठक बुलाई जाती थी। तो सारे जो संघ के राजा हैं वो आते थे और बैठ जाते थे। बैठ करके किसी विषय पर विचार विमर्श चल रहा है तो विचार विमर्श के क्रम में आपस में वोट देते थे, निर्णय लेते थे, और निर्णय लेने के क्रम में बहुमत से कुछ डिसीजन ले लेते थे। तो बहुमत से डिसीजन लेने के कारण ही इसको भारत का पहला लोकतांत्रिक क्षेत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि भारत का सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहां था, तो लिच्छवी में था। क्यों था? बिकॉज वहां पे 8 जन थे, और 8 जन थे तो डिसीजन लेने के लिए कई बार आपसी सहमति की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यहां लोकतंत्र था, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां अभी के जैसा चुनाव होता था, वोट गिरता था, ईवीएम मशीन था, ऐसा नहीं था। राजतंत्र में लोकतंत्र था, यानी यहां बनते तो राजा ही थे, लेकिन राजा ही आपस में निर्णय लेने के लिए सहमति या वोटिंग का प्रयोग करते थे, और इसके कारण इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जन्मदाता भारत में माना जाता है। और भारत में इसे सबसे पहले राजनीतिक रूप में प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजतंत्र था, लेकिन राजा कौन बनेगा यह कई बार वोटिंग के आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर चुना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से यह चुना जाता था, और ये उनको दिए गए कुछ कार्य थे जिसमें से यह किया जाता था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के भी प्रमुख जनपद हुआ करते थे। तो ये वज्जी संघ जो है ये एक अच्छा खासा समूह था और काफी पावरफुल था, बहुत ही शक्तिशाली। क्यों शक्तिशाली? 8 जन है और सब आपस में मिले हुए हैं, सब एक दूसरे की चिंता करते हैं, सब एक दूसरे का सहायता करते हैं। तो एक बार की कहानी है कि मगध का राजा अजात शत्रु चाहता था कि वज्जी संघ से लड़ाई करे। हालांकि वज्जी संघ की राजकुमारी का विवाह जो है वो हुआ था बिंबिसार के साथ, तो वो बेसिकली उसका मामा का घर था अजात शत्रु का। लेकिन कुछ बात विवाद के कारण अजात शत्रु चाहता था कि वज्जी संघ से लड़ करके वज्जी संघ पर हम जीत ले, वज्जी संघ को कंट्रोल कर ले। लेकिन जब भी वो युद्ध करने की कोशिश करता था वो पहले ही असफल हो जाता था। तो वो जाता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि भगवान, वज्जी संघ में ऐसा क्या है कि मैं उसको पराजित नहीं कर पाता हूं, मैं वहां पर जीत नहीं पाता हूं। तो बुद्ध ने बताया कि जो एकता है ना उसमें बहुत शक्ति होती है, जो संगठन होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। और यहां से अजात शत्रु को एक आइडिया आया कि अगर हम संगठन को तोड़ दे तो हम जीत सकते हैं। और यही बाद में उसने किया कि कुछ अपने मंत्री को भेज करके आपस में वज्जी संघ में फूट डलवा दी, और जब वो आपस में संघ के सदस्य लड़ने लगे तब अजात शत्रु और उसके बाद के शासकों ने जाकर के वज्जी पर अपना अधिकार कर लिया और उन्हें पराजित कर दिया। तो यानी वज्जी संघ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आते हैं अंग महाजनपद की ओर। अंग महाजनपद की ओर अगर हम लोग बात करें तो वज्जी के बाद दूसरा जो महाजनपद हम लोग पढ़ सकते हैं वो अंग है। अंग का क्षेत्रफल कहां था? तो क्षेत्र था भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, जो आधुनिक समय में है। तो एक लोकेशन आपको पता हो सकता है। और वहां पर उस क्षेत्र में एक नगरी हुआ करती थी जिसको कहा जाता था चंपा नगरी, और उसी चंपा नगरी को जो है बेसिकली राजधानी माना जाता था अंग महाजनपद का। और अगर अंग महाजनपद की हम लोग बात कर लें तो अंग महाजनपद के इस चंपा क्षेत्र में इस समय का जो अभी एक मंजूषा पेंटिंग बहुत ज्यादा प्रचलित है वो इसी अंग क्षेत्र या भागलपुर क्षेत्र की एक चित्रकला शैली है। तो प्राचीन चंपा नगरी से ही उसका संबंध जोड़ करके देखा जाता है। तो यानी अंग महाजनपद का विस्तार कहां हुआ, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी, इसकी चर्चा हुई। अंग महाजनपद के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं मिलती है, यानी मतलब संक्षिप्त जानकारी। कहा जाता है कि अंग के अंतिम शासक थे ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को हरा करके ही मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है,
तो ब्रह्मदत्त जो है इसके अंतिम शासक थे, और अंग को किसने जीत करके मगध में मिलाया था? तो बिंबिसार ने। एक क्वेश्चन और आता है यहां से कि बिंबिसार ने मगध में सबसे पहले किसको मिलाया था? तो सबसे पहले मिलाया था अंग को ही। तो यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मगध साम्राज्य ये आते हैं बाद में। मगध की बात करें तो मगध की बात करें तो मगध राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से सभी महाजनपदों में काफी शक्तिशाली था, जिसके कारण मगध जो है सभी राज्यों में सबसे आगे निकल गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि वो क्या रीजन थे जिसके कारण 16 महाजनपद में मगध ही सबसे महत्वपूर्ण बना। तो क्या रीजन हो सकता है? तो रीजन थोड़ा सा ढूंढते हैं। राजनीतिक रूप से क्या इंपॉर्टेंस था? तो राजनीतिक रूप से 2-3 इंपॉर्टेंस थे। पहला यह था कि अच्छे राजा यहां मिले, जैसे बिंबिसार जैसा राजा, अजातशत्रु जैसा राजा, बाद में शिशुनाग जैसा राजा, बाद में महापद्म नंद जैसा राजा, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा, अशोक जैसा राजा। तो पहला ये। सेकंड ये था इसका राजधानी क्षेत्र, कैपिटल। राजधानी क्षेत्र की बात करें तो राजधानी जो है वो इनकी शुरू में राजगिरी हुआ करती थी, जो काफी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरक्षित राजधानी हुआ करता था। तो इसके कारण भी इनको फायदा हुआ। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में इनको काफी फायदा मिला। एक उपजाऊ मृदा क्षेत्र था, अच्छे खासे नदी तंत्र थे, जिससे सिंचाई की सुविधा और परिवहन की सुविधा अच्छी खासी थी। तो अच्छा एक आर्थिक रूप से था। भौगोलिक रूप से बात करें तो इनका जो लोकेशन था वो दक्षिण बिहार में था, और दक्षिण बिहार में जहां ये इनका लोकेशन था उसके जस्ट नीचे यहां झारखंड का क्षेत्र था। और इस झारखंड का जो वर्तमान क्षेत्र है यहां पर उनको जंगल मिला, जंगल से वो लकड़ी प्राप्त कर पाते थे। यहां जंगल मिला तो जंगल से वो हाथी प्राप्त कर पाते थे, और ये हाथी उनके युद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके अलावा इस जंगल से खनिज मिलता था, और उस खनिज से उन्होंने लोहा प्राप्त कर लिया, जो औजार बनाने में और जो हथियार बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लकड़ी, हाथी, लोहा यहां से भौगोलिक रूप से इनको प्राप्त हुए। तो ये भौगोलिक लोकेशन इनका बहुत हेल्पफुल रहा, और इसके कारण इनकी एक मजबूत सेना तैयार हुई, एक मजबूत राजनीतिक क्षेत्र तैयार हुआ, और फाइनली उसकी सहायता से उन्होंने धीरे धीरे सभी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी क्रम में एक मजबूत मगध साम्राज्य उभर करके सामने आया। तो क्या रीजन थे जिसके कारण मगध ही आगे बढ़ा? तो राजनीतिक रीजन था, आर्थिक रीजन था, भौगोलिक रीजन था। एक सामाजिक रीजन भी था कि यहां पर चूंकि वैदिक धर्म का विस्तार कम हुआ था, तो यहां पर धार्मिक चीजों की तुलना में जो राजनीतिक चीजें थी उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो गिरिब्रज और राजगिरी जो है यहां पर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर हुआ करता था, और मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया तक था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। ये 2 महाजनपद को अथर्ववेद में बताया गया है, क्योंकि वज्जी संघ का विदेश क्षेत्र का चर्चा सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया है। तो इसके कारण ये लाइन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं। अब तीनों महाजनपद में मगध का उत्कर्ष होता है। मगध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण राजा बनकर के आता है। राइज ऑफ मगध, यानी वो क्या रीजन रहे जिसके कारण मगध एक राज्य के रूप में, एक डायनेस्टी के रूप में उठ करके आ गए। तो मगध की स्थापना जो है वो सबसे पहले एक बृहद्रथ नाम के व्यक्ति ने किया था, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। इनका संबंध कहां से जोड़ा जाता है? महाभारत से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो महाभारत से इसको जोड़ा जाता है। लगातार बहुत सारे कमेंट आपका आ रहा है, बट मैं अगर कमेंट पढ़ूंगा तो पढ़ाएगा कौन? तो इसीलिए मैं कमेंट इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा काम अभी इस क्लास को पढ़ाना है। मैं बाकी क्लासेस क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको क्या बहुत सारा चीज, सबका प्रॉब्लम है,
कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, सबका प्रॉब्लम सुनने लगूंगा, देखने लगूंगा तो ये कौन पढ़ाएगा। तो इसीलिए मेरा प्रायोरिटी ये है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं ये पढ़ा देता हूं, तो मैं अगर देखूंगा कि क्या क्या इश्यूज आपके हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है। वैसे भी आप लोगों का जो क्लास था वो थोड़ा शॉर्ट था, चूंकि कम समय में बहुत कुछ पढ़ाना था, तो हो सकते हैं एक आध चैप्टर किसी किसी सब्जेक्ट में नहीं हुए हो या सिलेबस में थोड़ा छोटा हो, तो उसके अनुसार पढ़ाया गया हो। तो इसलिए मुझे जब जानकारी नहीं है तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, मैं देखूंगा जानूंगा तभी बता पाऊंगा। तो इसलिए मैं इधर फोकस ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है। तो मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष में अगर बात करें तो पहला जो कई बार पूछेगा कि फाउंडर कौन माना जाता है मगध का, तो मगध फाउंडेड बाय बृहद्रथ, ये याद रखिएगा। कई बार बिंबिसार दिमाग में आ जाता है, तो बिंबिसार को एक्चुअल फाउंडर जरूर माना जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी, बृहद्रथ ने की थी, ठीक है। तो जरासंघ इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंघ वाज द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जरासंघ क्यों इसका फेमस शासक था, तो इसका भी चर्चा आपने सुना होगा महाभारत में कि कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण, उन्होंने जरासंध और भीम की द्वंद्व को देखा था, जो कि राजगीर क्षेत्र में हुआ था। और इस द्वंद्व में जो है भीम ने जरासंध को 2 भागों में तोड़ दिया था, यानी चीर दिया था। और इस तरह से ये जो मगध है, इस मगध का एक राजा जो जरासंध था उसका अंत हो गया। और इसी के अंत होने के बाद हमें चर्चा मिलनी शुरू होती है कि हर्यक वंश की स्थापना की। और एक्चुअल फाउंडिंग जो माना जाता है मगध का, वो हर्यक वंश ने ही किया था, ठीक है। तो चलिए, मगध की राजधानी कहां थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। और इसी राजगृह को गिरि ब्रज भी कहा जाता है। तो कई बार आपको ऑप्शन आएगा तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ढूंढना है। ये स्थानीय 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज, वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से भी संपन्न था। और यही कारण था कि यह वंश जो है, यानी मगध जो है, वो काफी तेजी से राइज कर रहा था अदर डायनेस्टी की तुलना में, ठीक है। बृहद्रथ वंश जो चल रहा था उसका अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक उसका रिपुंजय था। और रिपुंजय के बाद ही आता है यहां पर डायनेस्टी का दौर। और डायनेस्टी में सबसे पहला जो वंश था मगध का, वो बृहद्रथ वंश ही कहा जाता है। बृहद्रथ वंश के बाद आता है हर्यक वंश, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर हर्यक वंश की। हर्यक वंश की अगर बात करें तो हर्यक वंश 544 से 412 बीसी के बीच में इन्होंने शासन किया। लगभग लंबे समय तक 130 सालों तक इन्होंने बिहार के मगध क्षेत्र पे शासन किया। और इस दौरान मगध साम्राज्य को सबसे ज्यादा मजबूत या शुरुआती दौर में मजबूत करने का काम किसने किया था, तो हर्यक डायनेस्टी ने ही ये सबसे ज्यादा मजबूत करने का काम किया था। सबसे पहले आते हैं इस वंश की स्थापना कब हुई, किसने की, तो इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और 544 ईसा पूर्व में की थी। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक यानी एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका रीजन यह है कि जो बृहद्रथ थे या जरासंध था, उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है महाभारत के अतिरिक्त। पहला तो यह था। दूसरा यह था कि उन्होंने केवल मगध के क्षेत्र पर ही शासन किया। जीत करके कुछ नए क्षेत्रों को शामिल करने, उस राज्य को एक राजनीतिक गतिविधि के रूप में स्थापित करने में स्थापित नहीं हुआ। तो इसके कारण जो है वो हर्यक डायनेस्टी को इसका संस्थापक माना जाता है और बिंबिसार को स्पेशली इसका संस्थापक माना जाता है। अब बिंबिसार को मिला मौका कि मगध को मगध बनाओ, तो उसने क्या किया, 2 पॉलिसी चलाया। एक विवाह नीति चलाया और एक चलाया उसने युद्ध नीति। विवाह नीति के तहत उसने क्या किया, तो विवाह नीति के तहत उसने किया ये कि वैवाहिक संबंध बना करके उसने जो है वैवाहिक संबंध द्वारा राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया। अब ये क्या होता है भाई वैवाहिक संबंध, तो उसने 3 विवाह किए। पहला, उसकी पहली पत्नी कौशल देवी थी जो
कोसल की राजकुमारी थी, यानी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र की कोसल की राजकुमारी थी। उसे उपहार में काशी का क्षेत्र मिल गया, तो उसका क्षेत्र अपने आप मजबूत हो गया, थोड़ा फैल गया। दूसरी पत्नी उनकी चिल्हना थी, और चिल्हना जो थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, और लिच्छवी वह राज्य था जो वज्जी संघ का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि वज्जी संघ पर बिंबिसार का प्रभाव स्थापित हो गया। तो ये दूसरा क्षेत्र उसका हो गया। तीसरा बात करें तो उसकी तीसरी पत्नी थी क्षेमा, और क्षेमा कौन थी? तो मद्र देश की राजकुमारी थी। मद्र कहां पड़ता है? तो ये पंजाब क्षेत्र में अभी पड़ता है। और इस तरह से उसने शासन के क्रम में 3 शादी की, और इस तीनों ही शादी से उसने अपने साम्राज्य को थोड़ा फैला दिया। अब चूंकि सामने वाला उनका रिश्तेदार हो गया तो वो उनसे लड़ेगा नहीं, तो इस तरह से उसने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया। दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया युद्ध की नीति। युद्ध की नीति में क्या किया? तो अंग के क्षेत्र पर हमला करके अंग को जीत लिया। एंड तीसरी नीति उन्होंने अपनाई संधि की, ट्रीटी की पॉलिसी। संधि की नीति क्या होती है? तो उन्होंने बिंबिसार ने अवंती कहां अभी पढ़े थे? मध्य प्रदेश के शासक चंड प्रधोत बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, तो उनकी सहायता के लिए अपने राजवैद्य जीवक, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जीवक जो है वो किसके दरबार में रहता था? तो जीवक जो है वो बिंबिसार के दरबार में रहता था। तो इन्होंने जीवक को भेजा चंड प्रदोत को कि जाओ कि इसका इलाज कर दो, राजा बहुत बीमार है। और ये गया जीवक, और इसने जाकर के चंड प्रदोत का इलाज कर दिया, और ये ठीक हो गया। तो क्या हो गया? इनके साथ संधि हो गई। तो इस तरीके से बिंबिसार ने बहुत ही चालाकी से 3 पॉलिसी चलाई, और तीनों पॉलिसी द्वारा अपने राज्य को मजबूत और बड़ा कर लिया। मजबूत और बड़ा कैसे कर लिया? तो मजबूत और बड़ा इस तरह से किया कि सबसे पहले उन्होंने किया कि अपने राज्य को वैवाहिक नीति द्वारा फैलाया, दूसरा युद्ध की नीति द्वारा अंग को जीत लिया, और तीसरा संधि की नीति द्वारा अवंती से दोस्ती करके अपने राज्य को बड़ा कर लिया। अब 544 में वो राजा बना था, और 492 तक वो राजा बना रहा। काफी लंबा समय बीत गया। उनके जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, खास करके उनका बड़ा पुत्र जिसका नाम क्या था? अजात शत्रु। अब अजात शत्रु वेट कर रहा है कि पिताजी मरेंगे तो मुझे राजा बनने का मौका मिलेगा, और पिताजी मर नहीं रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि अजात शत्रु ने पिता की हत्या करके अपने आप को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, और इसी कारण से यहां पे शुरू होता है कि इस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। तो अजात शत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी गई कब? 492 में, और इस तरह से अजात शत्रु का टाइम खत्म होता है। तो ये अजात शत्रु के ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिंबिसार के, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा? अजात शत्रु राजा बनेगा। अजात शत्रु आया, 492 से 460 तक राजा बना। अब इसने क्या किया? तो अजात शत्रु ने बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का वह शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि किस शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो अजात शत्रु नोन एज ए कुनिक। बिंबिसार ने, चूंकि कौशल देवी की मृत्यु हो गई, कौशल देवी का ही पुत्र था ये, जो बड़ी पत्नी थी उसी का बेटा था ये, और चूंकि उसने अपने पिता की हत्या की थी, तो इस बात से नाराज होकर के काशी के राजा जो उनके मामा थे प्रसेनजीत, उसने काशी वापस ले लिया कि नहीं, तुमने मेरे बहनोई को मार दिया है, बिंबिसार को मार दिया है, इसलिए मैं काशी जो दहेज में दिया गया था मैं उसको वापस लेता हूं। अब यह बात पसंद नहीं आई अजात शत्रु को, और अजात शत्रु चल पड़ा अपने मामा के खिलाफ लड़ाई करने, और अजात शत्रु ने जाकर के प्रसेनजीत को हरा दिया और काशी पर अधिकार कर लिया। तो अजात शत्रु थोड़ा सा अटैकिंग मोड का आदमी था, यानी युद्ध की नीति द्वारा जीत दर्ज करना चाहता था, संधि की नीति द्वारा नहीं। तो पहला तो उसने जीत किस पर दर्ज किया?
ये सबसे पहला जीत दर्ज किया गया किस पर? उसने प्रसेनजीत पर जीत दर्ज करके काशी को ही जीता। अब दूसरा उसका जो उसने किया कि प्रसेनजीत की पुत्री थी वाजीरा, उससे शादी भी कर ली, यानी मामा की पुत्री से उसका विवाह हो गया और फिर से जो वैवाहिक संबंध था काशी के साथ वो बना रह गया। कौशल के साथ उसका वैवाहिक संबंध और राजनीतिक संबंध दोनों बना रह गया। दूसरा उसने अजातशत्रु ने वज्जी संघ के साथ, मल्ल के साथ इसने लड़ाई की और इन क्षेत्रों को भी जीतने का प्रयास किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में वो बौद्ध धर्म को मानने लगा। बुद्ध चूंकि उसी के क्षेत्र से थे और कई बार प्रश्न भी आएगा कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे, तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के ही समकालीन थे, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। बौद्ध के उस धर्म को वो मानने लगा। अजातशत्रु ने 483 बीसी में, जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई, उसने राजगीर में एक सप्तपर्णी गुफा है, वहां पर उसने पहली बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया। तो ये हम लोग बौद्ध धर्म वाले में पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से उसने जो है बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। 4 बौद्ध संगतियां कब कब हुई, तो उसमें पहला जो है वो अजातशत्रु ने ही करवाया था और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 बीसी में कराया गया था। कहां कराया गया था? तो राजगीर में कराया गया था। वहां पे एक जगह है सप्तपर्णी गुफा, उसी में इसका आयोजन कराया गया था। तो बहुत छोटा आयोजन था, बहुत बड़ा आयोजन नहीं था, लेकिन कराया गया था। फिर आता है उसके बाद उदयन 460 से 444। उदयन क्या करता है? उदयन के बारे में सिंहल अनुश्रुति, सिंहल का मतलब यहां है श्रीलंका, यानी श्रीलंका के ग्रंथों के अनुसार उदयन ने भी 460 में अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। तो इसी कारण से इस पूरे वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दी। हालांकि इसका पहला प्लान जो है वो अजातशत्रु के दिमाग में था कि मैं अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा ले जाऊंगा और इस तरह से करके वो एक गांव टाइप का बसाने की कोशिश कर रहा था, बट वो कर नहीं पाया। उदयन इसको कंप्लीट करता है और उदयन राजधानी को लेके जाता है, जो गंगा सोन गंडक के संगम के तट पे बनाया गया था। और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बीपीएससी में काफी भी आई है कि पाटलिपुत्रा को पहली बार भारत की राजधानी के रूप में या मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो उदयन, या इसी उदयन का दूसरा नाम उदाईन भी लिखा जाता है। तो कभी कभी यह भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, तो इसलिए चर्चा करेंगे। उदयन जो है वो अपने समय में थोड़ा शांति प्रिय वाला शासक रहा। जितना साम्राज्य था उसी को बचाने पे फोकस किया, ज्यादा लड़ाई नहीं किया और ज्यादा एग्रेसिव होकर के उसने अपने साम्राज्य के लिए काम करने की कोशिश नहीं की। उदयन के बाद उसके वंशज में अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे, जिन्होंने क्रमिक रूप से शासन किया और सबसे लास्ट में शासक किया नागदशक ने। और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने हर्यक वंश को समाप्त कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। याद रखिएगा, ये नाग और यहां शिशुनाग। तो क्या होता है कि नाग जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो समझदार होता है कि कितना काटना है, किसको काटना है, किसको नहीं काटना है। और शिशु नाग जो होता है, यानी छोटा नाग जो होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। उसको नहीं पता है किसको काटना है, किसको नहीं काटना है, और किसको काटना है तो कितना विष छोड़ना है। कहा जाता है कि कई बार जो छोटे नाग होते हैं वो एक ही बार में अपना सारा विष खाली कर देते। तो वही इसने किया कि शिशु नाग उसका अपना मंत्री हुआ करता था और उसने अपने ही मालिक नागदशक की हत्या करके उदयन वंश के हर्यक वंश को समाप्त कर दिया और एक नए डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। तो इस तरह से यहां से आता है हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की बारी। शिशुनाग वंश में अगर हम लोग चलें तो शिशुनाग वंश की स्थापना 412 से 434 ईसा पूर्व के बीच हुई। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की और इनने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। अब देखिए यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले राजधानी कहां थी? तो राजधानी थी राजगृह,
फिर उदयन लेके आया कहां उसको, पाटलिपुत्रा। और वैशाली पहली बार मगध की राजधानी को कौन लेके गया, तो शिशुनाग लेके गया। तो भाई वैशाली में तो पहले से वज्जी संघ था, तो जी नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हर्यक वंश ने वैशाली को जीत करके मिला लिया था अपने राज्य में, तो इसके कारण वैशाली भी मगध का पार्ट बन गया था। नतीजा क्या निकला कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी को ले जाकर के वैशाली रख दिया। ऐसा क्यों किया, तो बताया जाता है कि शिशुनाग का जन्म जो है वो वैशाली में ही हुआ था। जब वज्जी संघ पर हर्यक वंश ने कब्जा कर लिया था, तो वो आकर के मगध में जॉब करता था, और जॉब करने के दौरान वो एक अच्छा मंत्री पद प्राप्त कर लिया था। और जब उसे मौका मिला तो उसने राजा की हत्या करके खुद को राजा घोषित कर दिया। तो इस तरह से वो वैशाली को राजा बना देता है, वैशाली को राजधानी कैपिटल के रूप में स्थापित करता है। शिशुनाग ने अवंती पर हमला किया। अवंती के राजा अवंतीवर्धन। अब एक था अवंती का राजा चंड प्रदोत, जो कि बिंबिसार के समकालीन था। तो बिंबिसार ने दोस्ती किया था, और इसने क्या किया कि अवंती के राजा पर हमला करके अवंती को मगध में मिला लिया। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएगा कि पहली बार अवंती राज्य को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था, तो शिशुनाग। क्योंकि बिंबिसार और अजातशत्रु ऐसा नहीं कर पाए। बिंबिसार ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने दोस्ती कर ली थी, और अजातशत्रु ने ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि अवंती भी शक्तिशाली था और वो उस क्षेत्र की ओर नहीं गया। लेकिन शिशुनाग ने मध्य प्रदेश की ओर हमला किया। अब नतीजा क्या निकलेगा ये समझिए। नतीजा ये निकला कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में यहां पर मगध हुआ करता था, दक्षिण बिहार। इसने अंग को जीत लिया था, इसने वज्जी को जीत लिया था, इसने काशी को जीत लिया था। तो ये इलाका इनका हो चुका था पूरी तरह से। और इसने अब यहां पे फैलते हुए ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, इसको भी इसने जीत लिया। तो इस तरह से इस दिशा में अब विस्तार हुआ, और इस दिशा में विस्तार हुआ, और इस दिशा में विस्तार हुआ, और धीरे धीरे ये मगध जो है अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को बड़ा करने में लगा रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कि अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंधी राज्य को जीतने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो शिशुनाग ने। ये 412 से 344 तक शासन करता है। काफी लंबा शासन अवधि था इसका। सॉरी, 394, 44 हो गया, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशांबी को भी मगध में मिलाया, और यूपी की तरफ बढ़ते हुए उसने वत्स और कौशांबी को भी मगध में मिला लिया। तो इधर जाकर के उसने यूपी के क्षेत्र में भी विस्तार किया, और इस तरह से साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और इलाका बढ़ रहा था। लास्टली 394 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। लगभग 20 वर्षों तक उसने शासन किया, और इस दौरान अच्छा शासन करते हुए उसने मगध को एक बड़ा रूप प्रदान किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा आया कालाशोक। यह नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है। तो शिशुनाग के बाद उसका बेटा आया कालाशोक। नाम थोड़ा बढ़िया था। कालाशोक जो है उसको पुराण में काकवर्ण भी कहा गया है। उसने फिर से वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब मगध की राजधानी को शिशुनाग ने वैशाली में ले गया था, तो दोबारा पाटलिपुत्रा को किसने राजधानी बनाया, तो दोबारा बनाया था कालाशोक ने। ठीक है, पहली बार बनाया था उदयन ने, यह ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में, यानी 483 के 100 साल बाद, यानी बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद दूसरी सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन उसने करवाया, और उसको कराया वैशाली में। यानी राजधानी बदलने से पहले ही उसने करा दिया था, और उसके बाद राजधानी को उसने चेंज किया था।
फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद उसके 10 बेटे आते हैं और 10 पुत्रों ने यहां पर शासन किया। लंबा शासन चला। अंतिम शासक था जिसका नाम था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद, यानी देखिए कैसा संयोग है, उधर था नागदशक शिशुनाग, यहां नंदीवर्धन और महापद्म नंद, यानी दोनों नाम मैच करेंगे, तो यानी अंतिम और पहला मैच करता हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। इससे आप उत्तर ढूंढना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कई बार ऑप्शन मिलेंगे तो आप इजीली जो है उसको पकड़ पाएंगे। तो नंद वंश, नंद डायनेस्टी की बात करते हैं अब। चूंकि शिशुनाग वंश में दो ही इंपॉर्टेंट थे, एक था शिशुनाग खुद और दूसरा उसका था कालाशोक। कालाशोक से दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यह है कि उसने सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन वैशाली में कराया था, और सेकेंड है कि उसने पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में कन्वर्ट किया था। अब आते हैं नंद वंश, जो 344 से 321 ईसा पूर्व के बीच जो है शासन करता है। यहां पर शिशुनाग वंश है इसलिए 344 चलेगा। मैं शिशुनाग वंश की चर्चा हो रही थी। अब आते हैं हम लोग नंद वंश के बारे में। नंद वंश की अगर बात करें तो नंद वंश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सारे जो शासक होते थे उस शासक का टाइटल होता था नंद, यानी उनके नाम में क्या लगा होता था, नंद। तो इस नंद वंश के सबसे पहले शासक थे जिसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश की हत्या कर दी, शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया और खुद राजा बन गया। और यह पहला राजा बना जिसने एक राट एक छत्र जैसी उपाधि धारण की। ये क्या होता है भाई उपाधि? तो इसका मतलब होता है चारों दिशाओं पर अधिकार रखने वाला राजा। अब चूंकि मगध में बैठ करके पूरब में बंगाल भी उसके कब्जे में है, कलिंग भी उसके कब्जे में है, पश्चिम में काशी से लेके वत्स मत्स्य सब उसके कब्जे में है, दक्षिण की ओर जाने पे अवंती उसके कब्जे में है। तो चारों दिशाओं पर अपना राज स्थापित करने वाला यह जो है स्थापित करने वाला यह शासक जो है ये शिशुनाग वंश महापद्म नंद नंद वंश के अंतर्गत आता है। वो जो आप बता रहे हैं वो ठीक है, वो शिशुनाग का ठीक है 394 तक। ये शिशुनाग वंश लिखा हुआ है इसलिए 412 से 344। शिशुनाग व्यक्ति रहता तब उसका शासन जो है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। अंतिम शासक याद करने का तो एक टेबल बना सकते हैं। टेबल बना लीजिए, वंश का नाम लिखते हुए प्रथम शासक, अंतिम शासक, और टेबल बना लीजिए। उस टेबल को थोड़ा एक दो बार आप रटिएगा तो उससे याद हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो महापद्म नंद जो है वो पहला व्यक्ति था मगध का जिसने एकराट की उपाधि धारण की, क्योंकि उसको लगता था कि हमने चारों दिशाओं पर कंट्रोल कर लिया है, इसके कारण उसने अपने आप को यह उपाधि दी। पाली ग्रंथ का मतलब यह है कि बौद्ध ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन के नाम से भी बुलाया गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि किस शासक को उग्रसेन भी कहा गया है तो वो महापद्म नंद ही था। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। इतना ज्यादा मतलब वो खूंखार और आक्रमणकारी था। महापद्म नंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मा, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित करके मगध में मिला लिया था। तो दक्षिण का जो सबसे राज्य था अस्मक, उसको जीत लिया और कलिंग को भी जीत लिया। बाकी राज्यों को तो जीता ही। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझिए। क्वेश्चन आएगा कि आपने हमेशा पढ़ा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और कलिंग राज्य को जीता था। ठीक है, तो कलिंग राज्य को जीता था अशोक ने, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि अशोक द्वारा कलिंग को जीतने से पूर्व किसने कलिंग को पहले ही मगध में मिलाने या मगध के द्वारा जीता गया था? तो महापद्म नंद वो राजा था जिसने ऐसा किया था। अब यहां दो चीज थोड़ा और समझिए, जो पॉइंट हम लोग समझ रहे थे
कि जैसे यहां पे कलिंग है, तो कलिंग में क्या हुआ उड़ीसा के क्षेत्र में कि मगध क्षेत्र से पहले यहां पर आया कौन, महापदम नंद, और इसको जीत लिया कलिंग को। फिर कलिंग का एक राजा आया जिसका नाम था खारवेल, और खारवेल ने क्या किया, महापदम नंद के बाद अपने आप को फिर से स्वतंत्र कर लिया। फिर नतीजा क्या हुआ कि मौर्य वंश के दौरान आया अशोक, और फिर अशोक ने कलिंग को जीत करके साम्राज्य में मिला लिया। तो यानी कलिंग को, मगध को 2 बार जीता गया मगध द्वारा, एक महापदम नंद द्वारा और एक अशोक द्वारा। और बीच में किसने कलिंग को स्वतंत्र करा लिया था, तो कलिंग का स्थानीय राजा था खारवेल, उसने ऐसा कराया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नंद वंश में जो महापदम नंद थे वो सबसे शक्तिशाली राजा थे। मगध का सर्वाधिक विस्तार प्रारंभिक शासकों में सबसे ज्यादा किसने किया, तो महापदम नंद ने दिया। अब कई बार क्या होगा, कुछ राजा का नाम दे देगा और कहेगा कि इसमें सबसे ज्यादा मगध का विस्तार किसने किया। तो मगध का ऐसे तो सबसे ज्यादा विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं देगा, वहां पे नाम क्या रख दिया जाएगा, वहां नाम रख दिया जाएगा कि बिंबिसार, अजात शत्रु, शिशुनाग और महापदम नंद। बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा मगध का विस्तार किसने किया, तो सबसे ज्यादा मगध का विस्तार इसमें किया था महापदम नंद ने। यह इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो महापदम नंद ने इसका सर्वाधिक विस्तार किया था, यह ध्यान रख सकते हैं, यह पॉइंट नोट कर सकते हैं। व्याकरण के महान रचयिता पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के रचनाकार हैं, वो महापदम नंद के ही समकालीन हुआ करते थे। इसी पीरियड में इसकी रचना की गई थी, तो यह ध्यान रख सकते हैं। मगध के शासनकाल में कहा जाता है महापदम नंद के बाद लगभग 9 शासकों ने शासन किया। उसमें जो अंतिम शासक था वो उसका नाम था घनानंद। तो इसमें 2 ही शासक ज्यादा चर्चित है, एक पहला जो कि महापदम नंद थे और एक अंतिम जिसका नाम था घनानंद। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही क्रूर शासक था। क्रूर मतलब अपने ही मन का करता था, किसी की नहीं सुनता था, जनता के भलाई के लिए काम कम करता था, अपने भलाई के लिए ज्यादा काम करता था। तो जिस समय मगध पर वह शासन कर रहा था, यहां पर नंद वंश का शासन चल रहा था, तो उसी समय यहां से भारत के इस क्षेत्र में आता है सिकंदर, और सिकंदर आकर के भारत की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में उसको एक नदी पार करना था जिसका नाम था व्यास नदी, और व्यास नदी से उसकी सेना जो है कहती है नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग चलते हैं वापस। और सिकंदर की सेना व्यास नदी से लौट जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था, उस समय में मगध पर कौन शासन कर रहा था, तो नंद वंश का घनानंद जो है यहां पर शासन कर रहा था। तो घनानंद वह शासक था जो सिकंदर के आक्रमण के टाइम इस वंश पर शासन करके दिखा रहा था, शासन कर रहा था। तो यह ध्यान रख सकते हैं कि यूनानी शासक सिकंदर के भारत आक्रमण के समय यहां का शासक कौन था, तो घनानंद। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही संभवतः सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा सा साम्राज्य हमारा इंतजार कर रहा है जिसका नाम क्या है, मगध साम्राज्य, और अगर उससे टकराव होगा तो शायद हम जीत नहीं पाएंगे। तो इसी डर से जो सिकंदर की सेना है वो वापस लौटने का निर्णय करती है और वो लौट जाती है। घनानंद जो है वो निरंकुश शासक था और उसी के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वो कुटिल रचनाओं में काफी ज्यादा माहिर थे, जिसके कारण उनका नाम कौटिल्य भी कहा जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि घनानंद के दरबार में किसी विषय पर चर्चा हो रही थी। चर्चा में कौटिल्य ने उन्हें कुछ सुझाव दिया, राजा को सुझाव पसंद नहीं आया और राजा ने चाणक्य का अपमान कर दिया। चाणक्य गुस्से में आता है
और अपनी चोटी को खोलता है और कहता है कि मैं अब यह अपनी शिखा तभी बांधूंगा जब मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। और यह कहते हुए चाणक्य वहां से क्या होते हैं, निकल पड़ते। चाणक्य निकल जाते हैं और खोज में जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यवस्था मुझे मिले जिसके माध्यम से हम आकर के पुनः जो है इस नंद वंश को पराजित करके एक नए राज्य की स्थापना कर सके। और चाणक्य ढूंढता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसकी सहायता से वो बदला लेता है घनानंद से, और घनानंद से बदला लेकर के एक शासक, एक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतर्गत स्थापित करता है मौर्य वंश की। तो यानी स्टार्टिंग के जो 3 डायनेस्टी मगध वंश के या 4 डायनेस्टी रहे, उसमें बिहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश रहे। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन रहा, तो नंद वंश का अंतिम शासक रहा घनानंद। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करता है और नंद वंश का पतन करके एक मजबूत वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है मौर्य वंश। और यह मौर्य वंश ऐसा वंश बन गया जो पूरे मगध का अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत वंश के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो यह मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बारे में और घनानंद के इस संघर्ष के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के संघर्ष के बारे में एक व्यक्ति है जिनका नाम आपने सुना होगा, विशाखदत्त। तो विशाखदत्त ने इसके एक रचना की है और उस रचना में इस कहानी को दर्शाया है। मुद्रा राक्षस, ये उनकी रचना का नाम है। और इसी मुद्रा राक्षस की रचना में उन्होंने इस कहानी का वर्णन किया है कि कैसे कैसे यह घटनाक्रम हुआ था, यानी कैसे घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सत्ता स्थापित की थी। तो यह भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसकी रचना है, तो विशाखदत्त की। दूसरा पूछा जाता है कि इसमें कौन से घटना का वर्णन किया गया है। कभी कभी पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करने का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो वो पुस्तक का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की रचना है और इसमें की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शुरुआती वंश थे, ये शुरुआती वंश स्थापित हुए, समाप्त हुए और मगध को एक मजबूत सत्ता की ओर लेकर के बढ़े और अंततः स्थापित होता है सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य मौर्य वंश, जो कि 321 से 184 ईसा पूर्व तक चला। यानी लगभग 135 सालों का यह वंश रहा। और इस 135 सालों के वंश में ये काफी व्यापक और काफी व्यवस्थित वंश दिखाई देता है, जिसने वास्तव में भारत को भारत बनाया। इसीलिए इससे यहां रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि आज जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप से भी बड़ा भारत बना करके दिखाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो इस तरीके से यह पूरा साम्राज्य स्थापित हो पाया था। तो अभी जो बेसिक रूप से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया, थोड़ा एक नजर देखते हैं, फिर हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ेंगे। हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि कैसे भारतीय इतिहास का जन्म हुआ है और भारतीय इतिहास में कैसे बिहार का योगदान है। तो भारतीय इतिहास में पाषाण काल के अंतर्गत बिहार में भी पाषाण काल का एग्जाम्पल मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध बिहार से नहीं है। वैदिक काल का संबंध बिहार से नाम मात्र का है, केवल कुछ साहित्यिक प्रमाण जो बिहार के संबंध में बताते हैं। याद हो गया होगा सतपथ ब्राह्मण। सर क्लास कब तक चलेगा, 5 मिनट और चलेगा। उसके बाद महाजनपद, तो महाजनपद के क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं और 3 बिहार से जो महाजनपद थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन महाजनपद बना, मगध। और इसी मगध में हम लोगों ने अभी बिहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें कौन सा है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मौर्य वंश के बाद
मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये सेकेंड पार्ट। तो एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा लंबा है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने पाषाण काल देख लिया है, वैदिक काल देख लिया है, महाजनपद काल देख लिया है। अब हम लोग मौर्य काल, बौद्ध जैन काल और गुप्त काल जो है ये देखेंगे। ये सेकेंड क्लास हम लोग आज ही करेंगे, 12 बजे से रहेगा ये, ठीक है। ये 12 बजे से आज ही हम लोग एक क्लास करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास। और कल से सिर्फ मॉर्निंग में ही क्लास रहेगी, 8 बजे से ही क्लास रहेगी, ठीक है। और कल से मॉर्निंग में ही एक क्लास रहेगी, आज थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि आपका 4-5 दिनों में ये जो टॉपिक्स है, ये बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट्स है, ये आपका खत्म हो जाए ताकि आप निश्चिंत हो जाए। और मुझे भी इंटरव्यू का प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, इंटरव्यू के क्लासेस चल रहे हैं, तो उसको भी करने का मौका मिले। तो अगले 4-5 दिनों में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास ओवर इसलिए किए हैं क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर सेकेंड क्लास आज ही हम लोग करेंगे 12 बजे से, और इस एंशिएंट को पूरा कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो यहां से बीपीएससी वगैरह में पूछे गए हैं। बीपीएससी में जो इन सब चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी भी एक अच्छा खासा सेक्शन बचा हुआ है जो लास्ट में हम लोग देखेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछा है यहां से, ऑब्जेक्टिव और थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का मिला करके, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आज अभी इतना, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे 12 बजे, और 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा 2 घंटे का क्लास, और उसमें हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।